अच्छा, तो सीन कुछ ऐसा है। साउथ एशिया एक ऐसा इलाका जो हमेशा से कह लो हलचल भरा रहा है, अब चीजें और तेज कर रहा है। एक तरफ इंडिया अपनी मिलिट्री ताकत दिखा रहा है ऑपरेशन सिंदूर जैसे ऑपरेशंस के साथ, और अपनी डिफेंस शॉपिंग लिस्ट को भी बढ़ा रहा है। साथ ही रूस के साथ S-400 मिसाइल सिस्टम्स के लिए दोस्ती बढ़ा रहा है। फिर है पाकिस्तान, जो इंडिया से बातचीत की पेशकश कर रहा है। लेकिन तुम्हें पता है ना, कूल बनने की कोशिश, डेस्परेट नहीं। और साथ ही साथ चीन के साथ अपनी दोस्ती और पक्की कर रहा है, अफगानिस्तान को अपने बड़े इकोनॉमिक कॉरिडोर में खींचने की कोशिश में। और चीन तो बस कैजुअली रीजनल पीस मेकर बन रहा है और एक के बाद एक प्रोजेक्ट से अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है। रूस भी पीछे नहीं है, वो इंडिया रूस चीन मीटिंग के साथ पुरानी बैंड को फिर से साथ लाने की कोशिश कर रहा है। ये बिल्कुल एक जियोपॉलिटिकल सोप ओपरा जैसा है, पर इसमें दांव बहुत बहुत बड़े हैं। अब तुम्हें इन सब तिकड़मों, इन हेडलाइंस से क्या लेना देना जो किसी स्पाई थ्रिलर फिल्म की कहानी लगती है? वेल, क्योंकि ये सिर्फ हजारों मील दूर होने वाली कोई अकेली घटनाएं नहीं है। ये वो चेस मूव्स हैं, वो सटल शिफ्ट्स और वो नॉट सो सटल पावर प्लेज हैं जो एक्टिवली साउथ एशिया ही नहीं, गैप 2S, बल्कि पोटेंशियली पूरी दुनिया के सिक्योरिटी लैंडस्केप और डिप्लोमेटिक चेस बोर्ड को रीशेप कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियर आर्म पड़ोसियों की, पुरानी दुश्मनियों की, न्यू अलायंसेस की और ढेर सारे इकोनॉमिक और मिलिट्री एम्बिशन की, जो इस बहुत डायनामिक रीजन में भरे पड़े हैं। ये कॉम्प्लिकेटेड है, ये फैसिनेटिंग है और फ्रैंकली ज्यादा सोचो तो थोड़ा नर्व रैकिंग भी है। तो इस वीडियो में हम इन सब बातों को अनपैक करेंगे। हम इन की डेवलपमेंट्स की गहराई में जाएंगे। इंडिया के डिफेंस अपग्रेड्स, पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक रस्सी कशी, चीन के स्ट्रेटेजिक इनरोड्स और रूस की अपनी सीट एट द टेबल बनाए रखने की कोशिशों के बीच डॉट्स कनेक्ट करेंगे। हम एक्सप्लोर करेंगे कि इन मूव्स का रीजनल स्टेबिलिटी, पावर बैलेंस और लाखों लोगों की एवरीडे लाइव्स पर क्या असर पड़ता है। मुझे इस देशों के पेचीदा नाच में अपना गाइड समझो, जो ये समझने की कोशिश कर रहा है कि कौन लीड कर रहा है, कौन फॉलो कर रहा है और कौन अपने ही पैरों पर गिर सकता है। स्टिक अराउंड, क्योंकि ये शो जबरदस्त होने वाला है। तो चलो इंडिया से शुरू करते हैं, जो आजकल काफी बोल्ड स्टेटमेंट्स दे रहा है, सिर्फ बातों से नहीं बल्कि एक्शन से भी। तुमने शायद ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कानाफूसी सुनी होगी। अब डिटेल्स ऐसे सिचुएशंस में अक्सर मर्की होती है, जैसा कि होता ही है, लेकिन रिपोर्ट्स बताती हैं कि इंडिया ने हाल ही में अपनी एडवांस्ड ब्राह्मोस मिसाइल्स डिप्लॉय की, पाकिस्तान के अंदर एलिजेड टेररिस्ट बेसिस को टारगेट करते हुए। सोचो जरा एक सेकंड, ये सिर्फ कोई बॉर्डर स्कर्मिश नहीं है, ये सोफिस्टिकेटेड प्रिसिजन स्ट्राइक मिसाइल्स का इस्तेमाल है। ये सिर्फ टारगेट को उड़ाने की बात नहीं है, ये कैपेबिलिटी और एक्ट करने की विलिंगनेस का एक बहुत क्लियर, बहुत लाउड मैसेज भेजने की बात है। ये इंडिया का बेसिकली कहना है, हमारे पास टेक है और हम इसे इस्तेमाल करने से डरते नहीं, जो पहले से ही टेंस इंडिया पाकिस्तान डायनामिक में एक पहले से ही फायरी डिश में एक नया स्पाइस लेवल जोड़ने जैसा है। और ये सिर्फ आइसोलेटेड ऑपरेशंस की बात नहीं है। इंडिया एक मेजर डिफेंस शॉपिंग स्प्री पर भी है, या शायद ज्यादा एक्यूरेटली कहें तो डिफेंस स्प्री पर। उन्होंने एक मैसिव $4.6 बिलियन के इमरजेंसी डिफेंस प्रोक्योरमेंट को ग्रीन लाइट किया है। लेकिन किकर ये है, इसका एक ह्यूज चंक सेल्फ रिलायंस उनके पूरे आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव को बूस्ट करने के लिए है। हम बात कर रहे हैं इंडिजिनस स्टेल्थ फाइटर जेट्स, एडवांस्ड ड्रोन्स और दूसरे हाईटेक मिलिट्री गियर डेवलप करने और एक्वायर करने में पैसा लगाने की। ये सिर्फ कुछ गैप्स को प्लग करना नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजिक ओवरहॉल है। फॉरेन सप्लायर्स पर डिपेंडेंसी कम करने और इंडिया को एक सिग्निफिकेंट मिलिट्री पावर के तौर पर प्रोजेक्ट करने का एक लॉन्ग टर्म विजन है, अपने खुद के कटिंग एज आर्सेनल के साथ। ये एक क्लियर सिग्नल है कि वो एक बहुत डिफरेंट काइंड के फ्यूचर बैटलफील्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं। अब इंडिया के डिफेंस अपग्रेड्स की बात करें तो चलो उस डील की बात करते हैं जो काफी समय से इंटरनेशनल वेव्स बना रही है। रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम। रिसेंटली रूस ने आकर कंफर्म किया कि वो इस फॉर्मिडेबल एयर डिफेंस सिस्टम की सभी डिलीवरीज इंडिया को 2026 तक कंप्लीट करने के ट्रैक पर हैं। उन लोगों के लिए जो अपने मिसाइल सिस्टम्स पर अप टू डेट नहीं है, और लेट्स बी ऑनेस्ट, कौन कैजुअली होता है? S-400 ट्रायम्फ बेसिकली दुनिया के मोस्ट एडवांस्ड लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स में से एक है। ये फाइटर जेट्स और बॉम्बर्स से लेकर क्रूज मिसाइल्स और ड्रोन्स तक एरियल थ्रेट्स की पूरी रेंज को ट्रैक और डिस्ट्रॉय कर सकता है, वो भी कंसिडरेबल डिस्टेंसेस पर। इंडिया के लिए ये सिस्टम होना एक स्टेट ऑफ द आर्ट शील्ड पाने जैसा है।
उसकी एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज के लिए एक गेम चेंजर, स्पेशली उसके शैल वी से लाइवली पड़ोस को देखते हुए। ये डील फैसिनेटिंग है सिर्फ अपने मिलिट्री इंप्लीकेशंस के लिए ही नहीं, बल्कि उस जियोपॉलिटिकल टाइटरोप के लिए भी जिस पर इंडिया चल रहा है। रूस से S-400 अक्वायर करना यूनाइटेड स्टेट्स को एग्जैक्टली थ्रिल नहीं किया है, जिसके अपने कैट्सा सैंक्शंस हैं, जो कंट्रीज को मॉस्को से सिग्निफिकेंट आर्म्स परचेसेस करने से डिटर करने के लिए डिजाइन्ड है। फिर भी इंडिया ने प्रेस अहेड किया है, जिससे रूस के साथ उसकी लॉन्ग स्टैंडिंग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की डेप्थ और रेजिलियंस का पता चलता है। ये दिखाता है कि रूस अभी भी इंडिया के डिफेंस कैलकुलस में एक मेजर प्लेयर है, और ये इंडिया की मल्टी अलाइंड फॉरेन पॉलिसी के प्रति कमिटमेंट को हाईलाइट करता है, जहां वो अपने नेशनल इंटरेस्ट्स के आधार पर अपने पार्टनर्स चुनता है। भले ही इससे वेस्ट में कुछ प्रिटी पावरफुल फेदर्स रफल हों, ये एक डेलिकेट बैलेंसिंग एक्ट है, लेकिन एक जिसे इंडिया मेंटेन करने के लिए डिटरमिन्ड लगता है। ऑलराइट, चलो अब गियर शिफ्ट करते हैं और पाकिस्तान की तरफ देखते हैं, क्योंकि डिप्लोमैटिक फ्रंट पर एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने पब्लिकली इंडिया से टॉक्स का ऑफर एक्सटेंड किया है। अब एनी टाइम ये दोनों पड़ोसी बात करने का हिंट भी देते हैं तो वो न्यूज बन जाती है, क्योंकि लेट्स बी रियल, उनके रिलेशनशिप सालों से डीप फ्रीज में स्टक हैं, पंक्चुएटेड बाय पीरियड्स ऑफ इंटेंस हीट। तो डायलॉग का ऑफर ऑन द सरफेस एक पॉजिटिव स्टेप लगता है। आईसी रिलेशंस के थॉइंग की पोटेंशियल तुम सोचोगे, ग्रेट, मे बी वो फाइनली चीजें सॉर्ट आउट कर लेंगे। लेकिन जैसा कि इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस में हमेशा होता है, असली खेल तो डिटेल्स और टोन का है, क्योंकि टॉक्स ऑफर करने के ऑलमोस्ट सेम ब्रेथ में पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर ने एक क्रूशियल क्वालिफायर ऐड किया। वो रेडी हैं बट नॉट डेस्परेट। अब इससे तुम्हें क्या पता चलता है? ये ऐसा है जैसे कहना, हे मैं कॉफी पीने के लिए ओपन हूं, बट लाइक कोई आइडियाज मत लाना, मैं टोटली फाइन हूं अपने आप में, मेरे डीएम्स फुल हैं, गैप 2S। इससे सजेस्ट होता है कि दरवाजा शायद अजार हो, पर पाकिस्तान इंडिया को टेबल पर लाने के लिए बेंड ओवर बैकवर्ड या सिग्निफिकेंट कंसेशंस करने वाला नहीं है। ये एक जेन्युइन ऑल्बिएट कॉशियस अटेम्प्ट हो सकता है री एंगेज करने का, या ये इंटरनेशनल कम्युनिटी को एम्ड एक डिप्लोमैटिक मैन्यूवर हो सकता है, विलिंगनेस दिखाने का विदाउट नेसेसरीली ब्रेक थ्रू एक्सपेक्ट किए। आइदर वे ये सिग्नल करता है कि रिलेशंस में कोई मेजर इंप्रूवमेंट प्रोबेबली अभी भी अ लॉन्ग वे ऑफ है, और इंडिया, यू कैन बेट, इसे एक हेल्थी डोज ऑफ स्केप्टिसिज्म के साथ देख रहा है। जब पाकिस्तान भारत के साथ ये सतर्क कदम उठा रहा है, उसी वक्त वो अपने पुराने दोस्त चीन के साथ रिश्तों को और मजबूत करने में भी जुटा है। और ये सिर्फ हाथ मिलाने या फोटो खिंचवाने की बात नहीं है, बल्कि एक बड़ा रणनीतिक कदम है। पाकिस्तान अब अफगानिस्तान को भी चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी CPEC में शामिल करने की पेशकश कर रहा है। अब CPEC खुद ही एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, अरबों डॉलर का नेटवर्क, जिसमें सड़कें, रेलवे, पाइपलाइन और पावर प्लांट्स शामिल हैं, जो पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को चीन के शिनजियांग से जोड़ता है। ये चीन की और भी बड़ी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, और पाकिस्तान के लिए इसे आर्थिक तरक्की का रास्ता बताया जाता है। अफगानिस्तान को इस योजना में शामिल करना वाकई में एक अहम कदम है। एक तरफ समर्थकों का तर्क है कि यह अफगानिस्तान की टूटी हुई अर्थव्यवस्था के लिए किसी जीवन रेखा से कम नहीं होगा, जिससे क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और स्थिरता को बढ़ावा मिलेगा। जरा सोचिए, नए व्यापार मार्ग, नई इंफ्रास्ट्रक्चर, नौकरियां सुनने में तो अच्छा ही लगता है ना? लेकिन इसमें कुछ गंभीर चिंताएं भी हैं। आलोचक कहते हैं कि बेल्ट एंड रोड के कुछ और प्रोजेक्ट्स की तरह यहां भी कर्ज के जाल का खतरा है, और चीन के आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव का दायरा और बढ़ सकता है, खासकर इस रणनीतिक रूप से अहम इलाके में। भारत के लिए तो CPEC शुरू से ही चिंता का विषय रहा है, क्योंकि इसका कुछ हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से होकर गुजरता है, जिस पर भारत अपना दावा करता है। अब अफगानिस्तान को भी इसमें जोड़ने की बात हो रही है, तो ये पहले से ही जटिल पड़ोस में एक और पेचीदगी और संभावित तनाव जोड़ सकता है। ये एक ऐसा कदम है जो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को नया आकार दे सकता है, लेकिन साथ ही पहले से मौजूद भू राजनीतिक दरारों को और भी गहरा कर सकता है। और ये सिर्फ आर्थिक रूप से ही नहीं है कि चीन दक्षिण एशिया में अपनी मौजूदगी को और मजबूत बना रहा है, अब वो अपने कूटनीतिक दांव भी बढ़ा रहा है।
उदाहरण के तौर पर हाल ही में चीन ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच कूटनीतिक संबंधों को बहाल कराने में एक अहम मध्यस्थ की भूमिका निभाई। अब इन दोनों पड़ोसियों का इतिहास लंबा और अक्सर तनावपूर्ण रहा है। सीमा पर झड़पें, आरोप प्रत्यारोप और भरोसे की कमी आम बात रही है। ऐसे में चीन का आगे आकर एक समझौता करवाना, भले ही वो थोड़ा नाजुक ही क्यों ना हो, काफी मायने रखता है। ये कुछ ऐसा है जैसे कोई नया बच्चा अचानक क्लास प्रेसिडेंट बन जाए और सबके झगड़े सुलझाने लगे। इस कदम से दो बातें होती हैं। पहली, ये दिखाता है कि चीन अब सिर्फ आर्थिक ताकत नहीं, बल्कि एक बड़ा कूटनीतिक खिलाड़ी भी बनना चाहता है, जो अपने हिसाब से स्थिरता ला सके और फैसलों को प्रभावित कर सके। ये साफ संकेत है कि बीजिंग अब क्षेत्र में पावर वैक्यूम को भरने के लिए तैयार और सक्षम है, खासकर तब जब पश्चिमी प्रभाव, खासकर अमेरिका का, अफगानिस्तान में कम होता दिख रहा है। इससे चीन की कूटनीतिक पकड़ मजबूत होती है और वो खुद को एक जिम्मेदार वैश्विक शक्ति के रूप में पेश करता है, जो उसकी व्यापक भू राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए जरूरी है। और भारत जैसे अन्य क्षेत्रीय देशों के लिए चीन की बढ़ती कूटनीतिक मौजूदगी एक ऐसी बात है जिस पर वे बहुत बारीकी से नजर रखेंगे, क्योंकि इससे उनके पड़ोस में प्रभाव के संतुलन में बदलाव आ सकता है। लगता है कि दक्षिण एशिया में शांति स्थापित करने की कोशिशों में हर कोई अपनी भूमिका दिखाना चाहता है, या कम से कम चर्चा में तो जरूर रहना चाहता है। खबरें आई हैं कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, और हैरानी की बात है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी भारत पाकिस्तान के लंबे समय से चले आ रहे तनाव पर बात की है। अब जब दो बड़े वैश्विक नेताओं, चाहे एक पूर्व ही क्यों ना हो, इस खास मुद्दे पर चर्चा करते हैं, तो ये दिखाता है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय इस क्षेत्रीय तनाव को कितनी गंभीरता से लेता है। ये याद दिलाता है कि जो कुछ भी नई दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच होता है, वो सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं रहता, उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। और फिर ट्रंप फैक्टर भी है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति, जो कभी कोई बड़ा दावा करने से पीछे नहीं रहते, उन्होंने तो ये तक कहा है कि अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच बड़े तनाव को टलने में मदद की थी। अब आप चाहे इसे एक चुटकी नमक के साथ लें, या पूरा नमकदान, या फिर पूरी तरह से मान लें, ये दावा दिखाता है कि क्षेत्र में शांति की नाजुकता को लेकर उच्च स्तर पर भी कितनी चिंता रही है। इसका मतलब है कि पर्दे के पीछे कभी न कभी ये डर जरूर रहा है कि हालात नियंत्रण से बाहर हो सकते हैं। ये कुछ वैसे ही है जैसे आपके दो चिरपरिचित झगड़ालू चाचा हों और बाकी परिवार हमेशा डरा रहता है कि कहीं वे थैंक्सगिविंग डिनर न बिगाड़ दें। अंतरराष्ट्रीय ध्यान, चाहे वो असली मध्यस्थता हो या सिर्फ चिंता भरी बातचीत, ये दिखाता है कि दांव कितने बड़े हैं। तो इन तमाम द्विपक्षीय पहलों और क्षेत्रीय शक्ति संतुलन के बीच रूस एक पुराने फॉर्मेट को फिर से जिंदा करने की कोशिश कर रहा है। भारत रूस चीन यानी RIC त्रिपक्षीय बैठक। अब ये कोई नई बात नहीं है। RIC संवाद कई सालों से है, जिसे इन तीनों बड़े यूरेशियाई देशों के लिए एक मंच के तौर पर सोचा गया था, ताकि वे क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा कर सकें। कुछ हद तक पश्चिमी समूहों का एक गैर पश्चिमी जवाब। रूस खास तौर पर इसमें नई जान फूंकना चाहता है। शायद इसे एक बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था को बढ़ावा देने और ये दिखाने का जरिया मानता है कि उसके पास अब भी भारत और चीन जैसे अहम साझेदारों के साथ बैठक बुलाने की ताकत है, खासकर ऐसे समय में जब पश्चिम के साथ उसके रिश्ते, हल्के शब्दों में कहें तो, काफी ठंडे हैं। हालांकि भारत इस पहल को लेकर थोड़ा सतर्क है, और आप शायद वजह समझ सकते हैं। भारत रूस के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी को महत्व तो देता है, लेकिन चीन के साथ उसका रिश्ता इस वक्त काफी मुश्किल दौर से गुजर रहा है, खासकर हिमालयी सीमा विवाद की वजह से। ऐसे में चीन के साथ एक दोस्ताना त्रिपक्षीय बैठक में एक ही टेबल पर बैठना, जब तक ये मुद्दे हल नहीं होते, नई दिल्ली के लिए आसान नहीं है। इसके अलावा पाकिस्तान के साथ चीन की गहराती रणनीतिक साझेदारी, जो भारत का मुख्य प्रतिद्वंदी है, मामले को और उलझा देती है। तो भारत खुद को एक नाजुक संतुलन में पाता है। रूस के साथ मजबूत रिश्ते कैसे बनाए रखे, बिना चीन के साथ अपनी गंभीर चिंताओं को नजरअंदाज किए या उन्हें हल्का दिखाए। यही वो कूटनीतिक उलझन है जो 21वीं सदी की जटिल, आपस में गुथी भू राजनीतिक हकीकत को पूरी तरह बयां करती है। तो ये सब हमें क्या बताता है? हमने देखा कि इंडिया अपनी मिलिट्री ताकत और सेल्फ रिलायंस पर दांव लगा रहा है ऑपरेशन सिंदूर और S-400 डील जैसे कदमों से।
जिससे उसके रीजनल इरादे साफ जाहिर होते हैं। पाकिस्तान एक नाजुक बैलेंस साधने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ इंडिया की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है, तो दूसरी तरफ चीन के साथ अपनी स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक पार्टनरशिप को और मजबूत कर रहा है, खासकर सीपीसी को अफगानिस्तान तक ले जाने के इरादे से। वहीं चीन अब और ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक दोनों फ्रंट्स पर बड़ी भूमिका निभा रहा है, मीडिएशन कर रहा है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को आगे बढ़ा रहा है। और रूस अपनी इंपॉर्टेंस बनाए रखने के लिए इंडिया से रिश्ते मजबूत कर रहा है और आरआईसी जैसे फॉर्मेट के जरिए बड़े यूरेशियन कॉर्पोरेशन का प्रपोजल दे रहा है। कुल मिलाकर ये सब एक फास्ट पेस्ड कहानी है। इन डेवलपमेंट से साफ दिखता है कि साउथ एशिया लगातार बदल रहा है। पुरानी दुश्मनियां अभी भी जिंदा हैं, लेकिन नई पार्टनरशिप्स और इकोनॉमिक रियलिटीज सबको बदलने और नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर रही हैं। हम सब एक बड़े जियोपॉलिटिकल शतरंज के खेल को देख रहे हैं, जहां हर चाल, चाहे वो मिसाइल डिप्लॉयमेंट हो, ट्रेड डील हो या कोई डिप्लोमेटिक मीटिंग, पूरे रीजन और उससे बाहर तक असर डालती है। बदलते अलायंसेस, लगातार टेंशन और चुपचाप बढ़ती ताकत, ये सब इस कॉम्प्लिकेटेड नाच का हिस्सा है और लगता है कि इसकी धुन अब और तेज होती जा रही है। सिक्योरिटी, इन्फ्लुएंस और प्रॉस्पेरिटी की तलाश इन देशों को बेहद इंटरेस्टिंग और कभी-कभी डरावनी डायरेक्शंस में ले जा रही है। लेकिन अब मैं आपकी राय जानना चाहता हूं। इन तमाम डेवलपमेंट्स, इंडिया की डिफेंस मॉडर्नाइजेशन, S-400, पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक पहल और सीपीईसी प्लान्स, चीन का बढ़ता इन्फ्लुएंस, रूस का आरआईसी प्रपोजल, इनमें से कौन सा एक कदम आपको लगता है कि आने वाले सालों में साउथ एशिया पर सबसे बड़ा, सबसे डिसाइसिव असर डालेगा? वो कौन सी बात है जिस पर हमें सबसे ज्यादा नजर रखनी चाहिए? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। आइए डिस्कशन शुरू करें। और हां, अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें, क्योंकि यकीन मानिए ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।